नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह। मैं हूं नीलम पांडे। राजनीति से जुड़े कई सवाल आपने हमें भेजे हैं, तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न से। जो स्पाइसी जलेबी हमारी एक व्यूअर हैं, उन्होंने जानना चाहा है कि जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं अलग अलग राज्यों में, अगर हम बीजेपी की भविष्य की रणनीति को देखें तो उसमें ये कहाँ फिट होते हैं, क्या दर्शाता है वो? देखिए नीलम, जो कि कितने सारे सवाल आए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जलेबी नहीं बनाऊं और शॉर्ट में आंसर दूं। जी। तो अभी तक जैसे मैं आप ही ने जो स्टोरी की थी, मैं उसी की बात करूं बेसिकली। तो जैसे इन्होंने नीलम ने एक्सप्लेन वो देखा था, करीब 22 जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट बने हैं अभी तक, वो बेसिकली उनके मेन पॉइंट्स क्या रहे, मतलब एक 5 चेकलिस्ट करके स्टोरी का उसके यहाँ पे लिंक आप शेयर कर लें कि 5 पॉइंट पे कि आप अगर स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला जो निकल के है, जो कि सबको पता है, मतलब आपको ही पता है इस बात को, कि एक आप आरएसएस बैकग्राउंड आपका जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अगर निकल के आए हैं, शाखा से जुड़े हुए होकर उससे आगे बढ़े हैं, या फिर उनका स्टूडेंट विंग जो है एबीवीपी, अगर उसके एक्टिविस्ट से उसके थ्रू है, तो आपका बहुत ब्राइट चांस बनता है। तो आधे जो हैं जितने स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट बने हैं वो आरएसएस से लिंक्ड रहे हैं। दूसरा जो उनमें क्वालिटी आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने काफ़ी काम किया है। ये नहीं है कि आप बेसिकली मंत्री हों, एमएलए हो इतने बार से इसीलिए आप बनेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रेजरर हों, जनरल सेक्रेटरी हो, काफ़ी लंबे समय ऑर्गेनाइजेशन से काम किया है, तो उसमें भी आपको प्रेफरेंस मिलता है कि आपने बीजेपी में काम किया हुआ है इतने दिनों तक। तीसरी चीज़ जो थी कि आपको मास लीडर होने की ज़रूरत नहीं है स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट बनने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम किया, वो हो गया। फिर ये कि एक रेबल राउजर्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा राजा सिंह आपके तेलंगाना में बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं। वो चाह रहे थे तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट बनना, लेकिन यहाँ से मना कर दिया गया। उन्होंने रिजाइन कर दिया और आज फ्राइडे को जो हम बात कर रहे हैं, पार्टी ने रिजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो आपको ठीक है, आपको हेडलाइन हंटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन देने की अगर पार्टी को जब देना होगा, तो हेडलाइन हंटर्स पार्टी को नहीं चाहिए होता। उसमें रिस्पॉन्सिबल लोग जो कि काम करते रहे हों शुरू से शांत होके, वो चाहिए। फिर और जो आता है, जैसे ऑफकोर्स कास्ट फैक्टर्स हैं, आपका बाकी बैलेंसिंग, कास्ट बैलेंसिंग करनी होती है, किस स्टेट में आप किस ग्रुप को आप ज़्यादा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अलग फैक्टर्स जैसे है कि अब आप ऐसे हो जैसे फैक्शनलिज्म चल रहा है, कई स्टेट्स में कई फैक्शंस हैं, तो ये नहीं हुआ कि इस फैक्शन का लेके उस फैक्शन का लेके। जैसे आप देखेंगे रामचंद्र राव तेलंगाना में थे, अब तेलंगाना में इतने फैक्शन चल रहे हैं। रामचंद्र राव को इसलिए लिया गया बिकॉज वो किसी फैक्शन में नहीं थे, तो उनको है कि आप अलग रहोगे तो फिर आप सबको आप साथ मिला के चल सको। एक और चीज़ इसमें रही है कि देखिए जैसे चीफ मिनिस्टर्स की भी चली है, मतलब आपको ये तो जरूरी है कि आप अमित शाह हों या इनसे वो आपको लॉयलिस्ट देखते हो, लेकिन कई स्टेट्स में कोशिश की गई है कि जो चीफ मिनिस्टर से के साथ भी बना के रखें। जैसे आप देखें महाराष्ट्र में रविंद्र चौहान हो गए, वो देवेंद्र फडणवीस से काफ़ी क्लोज हैं। आप मोहन यादव, आप मध्य प्रदेश बीजेपी प्रेसिडेंट को देखें तो वो मोहन यादव के क्लोज माने जाते हैं, खंडेलवाल जो है। अब जैसे देखिए त्रिपुरा में जैसे हुआ कि जो पार्टी का जो कैंडिडेट था जो चाह रहे थे, जो कुछ ही दूसरे लोगों ने रिकमेंड किया था, जैसे बिप्लब देव के उनके किसी चॉइस को पार्टी चाहे थे बनाना, लेकिन फिर मानिक शाह चीफ मिनिस्टर हैं, उनको पसंद नहीं आया, तो फिर पूरा प्रोसेस रोक दिया गया। तो यही बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं। ओवरऑल बेसिकली जो कहते हैं कि बैलेंसिंग जो है ना, उसकी कोशिश की गई है अभी तक में। उनका एक और प्रश्न है, वो जानना चाहते हैं कि बीजेपी के जो महाराष्ट्र प्रमुख हैं वो थाने से आते हैं, एकनाथ शिंदे भी थाने से आते हैं, तो आपको क्या लगता है इस बीजेपी इस चुनाव से शिंदे को एक तरह से चेक में रखना चाहती है? वो है ये लार्जर, आप देखें बीजेपी बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन में महाराष्ट्र में है। कई डेकेड से उनको पूरा शिवसेना पे डिपेंडेंट रहना पड़ा। फिर आपने देखा कैसे सेना स्प्लिट हुई, तो फिर लगा कि आपकी चूँकि स्प्लिट होने के बाद फिर कमज़ोर होती चली जाएगी, और वो जो आपको हिंदुत्व वाला जो वोट बैंक है, जो आपको शिवसेना से बेसिकली आपको शेयर करना पड़ रहा था, वो आप पूरा खुद ही ले लें। मतलब अलग आप कितने दिन तक एक अलायंस पार्टनर के सहारे रहेंगे आप, तो वो तो शुरू से रहा ही है। देवेंद्र फडणवीस इसमें थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उनका आप देख भी रहे हैं, क्योंकि कई इशूज़ पे इन्होंने, जो एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लिए थे, आपने देखा देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट ने कई डिसीजन को रोक दिया, कई में इंक्वायरी ऑर्डर कर दी।
वो है कि जो इस डोमिनेंट पोजीशन में बीजेपी है उस मौके को यूज करके छोटी छोटी पार्टी को ख़त्म किया जाए, जो कि बीजेपी के महाराष्ट्र में नहीं हर एक स्टेट में यही रहता है कि अब अलायंस पॉलिटिक्स में घुसते हैं, लेकिन अलायंस पार्टनर्स उसके बाद जब लगता है कि इनका यूज़ खत्म हो गया या फिर हम मतलब उनका जो है उसको हम अप्रोप्रिएट कर लें, तो जो जनरल पॉलिटिक्स है, स्मार्ट पॉलिटिक्स है, तो ये महाराष्ट्र में भी अब देखिए शिवसेना 2 धड़े में बटा हुआ है, एनसीपी 2 धड़े में है, फिलहाल दोनों भी का एक एक धड़ा बीजेपी के साथ है। जो अब धड़ा के अब तो शिवसेना जो सिंबल भी मिल गया है चूंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी को, तो ये है इसमें। लेकिन फडणवीस अभी तक का जो रहा है उनका कार्यकाल, उसमें आपको क्लियर दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक ये लोगों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। तो ये जो रविंद्र चव्हाण को लाए हैं वो भी थाने से, अब वो कोंकण में उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया, उनका ऑर्गेनाइजेशनल वहाँ पे इतना वर्क रहा है, उसी का आप एप्रिसिएशन कह सकते हैं कि थाने कोंकण और में जो उनका एक रहा है वर्चस्व, तो उनको बनाया गया है। और उनका शिवसेना से एकदम नहीं बनता। पास्ट में भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं, कई सेना के लोग उनको कुछ कुछ कहते रहते थे, वो जवाब देते रहते थे, तो ये हिस्ट्री रही है। तो उनको बनाया गया है स्टेट विजय के प्रेसिडेंट, तो मैसेज बहुत क्लियर है क्या कहना चाह रही है पार्टी। रुथ विक जानना चाहते हैं, वो कहते हैं क्या प्रशांत किशोर एक स्पेंट फोर्स हैं? नहीं, ये कैसे कह सकते हैं अभी हम, अभी तो चुनाव हुआ भी नहीं है, अभी कैसे डिसमिस कर सकते हैं किसी को। अनुभव का एक प्रश्न उसी से जुड़ा है, वो कहते हैं बिहार चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, एनडीए बनाम यूपीए बनाम प्रशांत किशोर की पार्टी, वो कहते हैं यूपीए मतलब वो इंडिया अलायंस उस हिसाब से बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का वोट काटेंगे, इंडिया अलायंस का या जो एक महागठबंधन है उनका नहीं? देखिए ऐसा क्यों लगता है ये मैंने कहा नहीं है, तो इसीलिए आप ये शब्द मेरे मुंह में नहीं डाले, मैंने अभी कहा नहीं है। बट हाँ, बीजेपी लीडर से बात करें तो वो आपको कहते हैं कि बीजेपी को भी हर्ट करेंगे वो। देखिए इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, एक तो कुछ जैसे लगता है इनको कि कुछ अपर कास्ट वोटर्स जा सकते हैं उधर। देखिए अभी थर्ड ऑल्टरनेटिव है नहीं, अब जो लोग अभी भी बीजेपी से या जो नीतीश कुमार से जो खुश नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं देना चाहेंगे तेजस्वी यादव को वोट, तो फिर थर्ड ऑल्टरनेटिव कौन बचा? प्रशांत किशोर की पार्टी में जनसुराज बची है, प्लस कुछ लोग होंगे जो कि इनको एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स चाहिए। एक ही वही एनडीए 2005 के बाद से चला ही जा रहा है, बीच में थोड़ा गैप, मतलब आगे बीच में महागठबंधन की सरकार बट मोस्टली एनडीए का चला है, तो वो जो एक फटीग हो जाता है इतने लंबे समय के बाद, तो फिर ऑल्टरनेटिव देखने लगता है। अब ऑल्टरनेटिव में अगर तेजस्वी नहीं पसंद है तो प्रशांत किशोर आ जाता है। प्लस जिस तरह का पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए बिहार में जो एक बना दिया है कि एमवाई कम्बिनेशन के कारण जीतते हैं आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट का जो ये पूरा कम्बिनेशन है कि ये मुस्लिम यादव प्लस छोटे छोटे जो वोट बैंक हैं अलग अलग पार्टीज के, उसको जोड़ के करते हैं। तो बेसिकली पूरा कास्ट बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड, मतलब आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। अब प्रशांत किशोर उसमें जो है एक नई तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि आप, मैं पहले भी इसी शो में बोल चुका हूँ कि उनका मुझे ये एक उनका डायलॉग मैं जब गया था उनके पास तो मैंने सुना था कि वो कहते हैं कि भाई ये बिहार में जितने ही पॉलिटिशियन हुए हैं वो सबों ने अपने बेटों के लिए काम किया है। लालू यादव अपने बेटे के लिए काम करते हैं, यादव के लिए काम नहीं करते, वो अपने बेटे के लिए काम करते हैं। तो जब वो भी अपने बेटे के लिए काम करे हैं तो आप भी अपने बच्चों के लिए करो। और आपके बच्चों का अभी इन पार्टियों के साथ कोई भविष्य नहीं है, आपको फिर नया एक फॉर्मेशन लाना पड़ेगा, तो वहीं पे फिर आपको बच्चों का भविष्य की बात करोगे। अभी तो माइग्रेशन क्यों हो रहा है बिहार से, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो ये अगर इनका नैरेटिव चल गया फिर उसमें वोट्स मिलेगा इनको। प्लस इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पिछले 1.5 साल में जो है ना, 1.5-2 साल में ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड तक जो है सो इन्होंने काफ़ी सेटअप कर लिया उसमें, तो ऑर्गेनाइजेशनल यही मजबूत हो गया है। अब उनको है कि अपना एक बनाना जमीन पे कि ये भी मतलब वो अल्टरनेटिव हो सकते हैं, विजिबिलिटी दिखाना। तो अभी आप बिहार में जाके देखेंगे तो आपको जन स्वराज की गाड़ियाँ कोई हो नहीं हो बैठा हुआ, लेकिन चारों बिहार में घूमते हुए दिखती है, मतलब कि प्रेजेंस दिखाने के लिए क्या है। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कितना बिहार में चलता है कहना मुश्किल है, वोट किसका काटेंगे ये भी कहना मुश्किल है। वोट दोनों तरफ से खतरा है। जैसे मैंने कहा ना कि एक एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, जिनको नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना, और चूंकि बीजेपी के साथ भी होना भी चाहे लेकिन नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, और वो तेजस्वी के साथ नहीं जाना चाहेंगे, तो फिर वो आएंगे इधर। प्लस बहुत सारे लोगों को टिकट्स नहीं मिलेंगे, जो कद्दावर नेता भी होंगे सबको टिकट तो मिलता नहीं, वो भी इधर आएंगे। तो ये जो एक
चर्निंग हुआ ना, मल्टीपोलर जो कंटेस्ट होगा, कौन कितना ले जाएगा देखते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि प्रशांत किशोर को डिसमिस नहीं कीजिए। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि प्रशांत किशोर क्या अकेले सरकार बनाने जा रहे हैं, तो फिर मुझे मतलब फिर मैं सोचूंगा, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन प्रशांत किशोर एक फैक्टर होंगे, थर्ड फैक्टर, डेफिनेटली थर्ड फैक्टर होंगे वो। नितिन पटेल जानना चाहते हैं, योगी जी आशीष पटेल को इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? हर हफ्ते वह सरकार और मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी करते हैं और वो कहना चाह रहे हैं योगी जी जैसे लोकप्रिय नेता को, इन तत्वों को वो कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको ड्रॉप करेंगे या वो अलायंस पार्टनर्स हैं, अपना दल के हैं वो। आशीष पटेल की वाइफ आपके सेंट्रल मिनिस्टर है, वो अमित शाह से भी क्लोज हैं ये लोग, तो ऐसे ही आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो कंपल्सन है योगी आदित्यनाथ की। इस पर मैं विस्तार से मैं कुछ इस पर करने का सोच रहा हूँ। तो कि केवल आशीष पटेल ही नहीं है, अभी कम से कम अभी इनके सेकेंड टेन्योर में देखेंगे आप, सेकेंड टर्म योगी आदित्यनाथ में कम से कम 8 मिनिस्टर्स हैं जो कि बोलते रहते, कभी चिट्ठी लिख देंगे, कभी सोशल मीडिया में बोल देंगे कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स कोई बात नहीं मानते। बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पूरा सीएमओ से चल रहा है, हमारी नहीं चल रही है। अब योगी आदित्यनाथ जैसे पावरफुल सीएम के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर अपने मिनिस्टर्स बोले, ये ऐसे ही नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं इनको, मतलब बीजेपी के अंदर से कहीं ना कहीं उनको शय है। नहीं तो आशीष पटेल का क्या है, मतलब योगी के आदित्यनाथ के सामने क्या स्ट्रक्चर है? योगी आदित्यनाथ चाहे तो जब ड्रॉप कर दें, लेकिन ड्रॉप करने की स्थिति में है नहीं, बिकॉज वो खुद ये नहीं कर सकते, उनको हाईकमांड का परमिशन चाहिए उसके लिए जी। और जब देख रहे हैं कि आपने देखा होगा अनुप्रिया पटेल भी अटैक करते रहते हैं योगी गवर्नमेंट पे, लेकिन फिर भी सेंट्रल मिनिस्टर तो हैं ही वो, उनके हस्बैंड अटैक कर रहे हो पहले। तो एक ज़्यादा मतलब इतना सामने दिखने में लगता है कि योगी नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं है, थोड़ा सा बीजेपी का इंटरनल पॉलिटिक्स थोड़ा सा ज़्यादा इसमें प्ले कर रहा है। रवि जानना चाहते हैं अन्नामलाई के लिए आगे क्या है, आपके आकलन में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर क्या भूमिका दी जाएगी? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है क्या भूमिका दी जाएगी। मैं कह सकता हूँ कि जो अब तक जो बीजेपी प्रेसिडेंट्स रहे हैं तमिलनाडु के, उनको हमेशा ही काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे आप देखें, अन्नामलाई के पहले एल मुरुगन थे जी, मिनिस्टर, मुरुगन यूनियन मिनिस्टर थे, और इस इलेक्शन में हार भी गए राजा से नीलगिरी से, फिर भी वो मिनिस्टर रहे ही हैं, वही मिनिस्टर हैं। मुरुगन के पहले आपके तमिल सौंदरराजन थे, और सौंदरराजन अभी वो जब स्टेट प्रेसिडेंट से हटी तो उनको गवर्नर बना के भेजा गया तेलंगाना। सौंदरराजन के पहले आप देखेंगे तो आपके पौन राधा स्वामी हैं, वो भी जब हटे तो पौन राधा स्वामी को बनाया गया आपको सेंट्रल मिनिस्टर। पौन राधा स्वामी के पीछे जाएं और अगर एल गणेशन थे, एल गणेशन जब हटे तो फिर उनको भी गवर्नर बना के भेजा गया। तो जितने भी स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट रहे हैं वहाँ पे, अभी कम से कम 4-5 जो मुझे याद आ रहा है, सबको हटने के बाद या तो कहीं गवर्नर बना दिया या सेंट्रल मिनिस्टर बना दिया जी। अन्नामलाई का क्या होगा ये अब हम नहीं बता सकते, ये तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। लेकिन जब ये हिस्ट्री देख रहे हैं कि क्या होता है तो अच्छा ही होगा जो भी होगा इनका। हमारे एक व्यूअर हैं जो अपना हैनिबल नाम लिखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि टी राजा सिंह के भाजपा से इस्तीफा देने के पीछे क्या कहानी है? देखिए, टी राजा सिंह काफ़ी एम्बिशियस हैं, मतलब, और जो देखा आपने क्या हो, उनको तेलंगाना बीजेपी का प्रेसिडेंट बनना था। और मैंने अभी उसकी चर्चा की है कि जब आप काफ़ी कंट्रोवर्शियल होते हो तो फिर आपका जो है सो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, मतलब पार्टी में। ये इनके इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं, कम्युनल स्टेट्स में सब कह सकते हैं, जिसके कारण 1.5 साल तक इनको सस्पेंड करके रखा था पार्टी ने। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के ठीक पहले उनको वापस ला के फिर टिकट दिया गया, फिर ये MLA बने। अब जब स्टेट प्रेसिडेंट के लिए जब नॉमिनेशन फाइल करने की बात है तो हम जानते हैं जो बीजेपी में प्रोसेस होता है कि कंसेंसस कैंडिडेट करते हैं। कंसेंसस क्या बेसिकली होता है, जो एक सेंटर से एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया कौन होगा, बस वही केवल नॉमिनेशन फाइल करता है और दूसरा कोई नहीं करता। राजा सिंह को भी बनना था स्टेट प्रेसिडेंट, ये नॉमिनेशन फाइल करना चाह रहे थे, कोई आया नहीं इनको सपोर्ट करने के लिए। उसमें ये आरोप लगाते हैं कि पार्टी ने जो है सो हमें नहीं भरने दिया, तो इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। आज जब हम बात करें, आज फ्राइडे है, तो आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही सेंट्रल लीडरशिप ने उनका डिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है पार्टी से। जहाँ तक दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है कि उन्हें स्टेट्स में इतना ज़्यादा फैक्शनलिज्म क्यों है, होता क्या है, जहाँ पे पार्टी नई होती है, स्ट्रगल कर रही होती है। वो कर्नाटक के केस में वो नहीं है, कर्नाटक में काफ़ी दिन हो गए, बट देखिए अगर नॉर्दर्न स्टेट्स में आएंगे, जो जिस डोमिनेंट पोजीशन में पार्टी रहती है, तो बाकी नेता को भी लगता है कि चलो मुझे ये नहीं मिला, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है।
आप कन्फ्रंट नहीं करते हो। लेकिन कुछ स्टेट्स होते हैं जहाँ की पार्टी अपोजिशन में है, बहुत ज़्यादा अभी आपको होप नहीं लग रहा है और कई ऑप्शंस होते हैं, तो तब आप असर्ट करना आप शुरू कर देते हैं। तो कुछ यही फैक्शनलिज्म जितना कुछ कर्नाटक तेलंगाना में, उसका एक ये भी कारण है क्योंकि वहाँ थोड़ा सा लीडरशिप इशू भी है, इतने फैक्शंस बटे हुए हैं और उसको हाईकमान कोशिश कर रही है लेकिन उन लोगों को एक साथ ला नहीं पा रही है। जी, रूफ 007 ये जानना चाहते हैं, चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के राज में बिहार की कानून व्यवस्था पर खुलकर एक तरह से सवाल उठा रहे हैं, इसके पीछे कोई क्या राजनीति है और इस बार भी 2020 वाला चिराग मॉडल दोहराया जा सकता है? देखिए 2020 तो थोड़ा सा अलग था बिकॉज 2020 में वो एनडीए के पार्ट नहीं थे फॉर्मली, अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहते थे लेकिन एनडीए के पार्ट नहीं थे और उस पर उन्होंने खुल के टारगेट किया था जेडीयू को। बेसिकली जेडीयू ने जहाँ जहाँ अपने कैंडिडेट रखे थे वहाँ इन्होंने अपने कैंडिडेट करके उनको हराया, मतलब कई सीट्स पे जेडीयू का इतना नुकसान किया उसमें। इस बार ये एनडीए के पार्ट है, फिर भी ये ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे नहीं, एनडीए में अगर ये सेंट्रल मिनिस्टर भी है, कैबिनेट मिनिस्टर है सेंट्रल में, तो कहीं ना कहीं इनको ये है कि बीजेपी से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है कि चुप हो जाओ, तो इनको फिर से बोलने दिया जा रहा है, जो बोलना है बोलो, एनडीए के पार्ट होते हुए भी। लेकिन इमीडिएट जो रीजन मुझे समझ में आता है ये है कि देखिए अब अभी तक टिकट का बंटवारा हुआ नहीं है। चिराग पासवान चाहेंगे कि उनको पता है कि जब इतने सारे पार्टीज हैं एनडीए में तो कितना टिकट मिलेगा, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये देख रहे हैं करीब 25-30 सीट ऐसे हों जिसमें कि इनको पूरा ये जीत जाएंगे। जैसे 100% टाइप का अगर 25 सीट मिला है मुझे अलायंस में 25 जीत के आ गए, तो ये इस तरह का देख रहे हैं। वो सीट वो देगा कौन है, उसमें एनडीए है, नीतीश कुमार सारे उसमें फैक्टर होंगे, तो इसलिए थोड़ा प्रेशर पे बिल्डअप कर रहे हैं। ये एक पार्ट है कि एक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले का ये सारा है। दूसरा पार्ट ऑफ कोर्स है कि अब चिराग पासवान अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं नीतीश कुमार के ऑल्टरनेटिव के रूप में कि अगर चुनाव हुआ, अगर सपोज पिछली बार की तरह नीतीश कुमार जैसे पिछली बार 43 सीट्स पर सिमट गए थे, कुछ इसी तरह के आंकड़े में नीतीश कुमार फंस जाते हैं और वो बीजेपी के सीएम को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। अगर चिराग बीच में कुछ सीट्स लेके आ गए तो एक तो इमीडिएट ये है कि अपने आप को पोजीशन करेंगे कि मैं भी ऑल्टरनेटिव हूँ, प्लस लॉन्ग टर्म में जो उनका बिहार में पॉलिटिक्स है वो देख रहे हैं कि दूसरा साइड नीतीश कुमार के बाद कौन, इधर तो तेजस्वी है, दूसरी साइड में नहीं है आंसर। अभी बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी वहाँ पे है लेकिन अभी भी बीजेपी का कोई इस तरह का फेस है नहीं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को ये पोजीशन कर रहा है। कार्तिक पराशर जानना चाहते हैं, जो अगला बीएमसी चुनाव है उसमें शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस कितनी मजबूत हो सकती है, क्योंकि दोनों पार्टियां अभी अपने सबसे निचले स्तर पर हैं? देखिए अभी जो इन लोगों ने जो नया एक शुरू किया है मराठी हिंदी, सो कॉल हिंदी इम्पोजिशन को लेके, या मराठी लैंग्वेज को जो बहुत बड़े अपने एक वो निकले हैं प्रोटेक्टर, अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि देखिए एग्जैक्ट फिगर्स तो है नहीं वहाँ पे कि वहाँ पे कितने मराठी हैं, कितने नॉन मराठी, मतलब कितने बिहारी हैं, कितने यूपी हैं, कितने गुजराती हैं, लेकिन उस एक आपको इंडिकेटर दे सकता हूँ मैं कि 2011 का सेंसस जो था उसमें था कि जो मदर टंग जिसका मराठी हो और मदर टंग जिसका हिंदी हो, तो मदर टंग इसलिए कि मतलब आपको हिंदी है तो इसका मतलब आप बिहार यूपी से इस तरह से हैं, मराठी है इसका मतलब कि वहाँ कहीं हो, बिकॉज अगर आप वहाँ रहते हो तो मल्टीलिंगुअल तो कहीं बहुत सारे हो जाते हैं जो हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, लेकिन जिनका मदर टंग हो वो दिखाता है कि आप कहाँ से हैं। तो उसमें 2001 और 2011 सेंसस में जो चेंज हुआ, सो 2001 में बॉम्बे में, मुंबई में करीब 25 लाख थे जो जिनका मदर टंग हिंदी था। 2001 से लेकर 2011 तक में मुंबई में वो आंकड़ा बढ़ गया, वो करीब 36 लाख हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा हो गए जो जिनकी हिंदी मदर टंग थे। उसी एट द सेम टाइम क्या हुआ कि जो जिनका मदर टंग मराठी है जी, तो अगर 45 लाख लोगों को मुंबई में उन्होंने सेंसस में 2001 में कहा कि उनका मराठी है मदर टंग, वो ऑलमोस्ट वही उससे 1 लाख घट ही गया एक्चुअली। 2011 में इक्वल 44 लाख बच गया। तो जहाँ मराठी मदर टंग वाले का हल्का सा डिप ही हुआ, हिंदी मदर टंग वाले का काफ़ी उसमें ये हुआ। हम 2011 की बात कर रहे हैं, अभी जो बीच के समय में और माइग्रेंट्स आए ही होंगे। तो ये देखना कि आप राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आ गए तो सारे मराठीज वोट दे देंगे, कोशिश वो वही करेंगे, लेकिन क्या वो उससे आपको विनिंग फार्मूला है क्या?
दूसरा, हम गुजराती की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो फिर पूरा बीजेपी के साथ हैं ही वहाँ पे जी। तो ये जो एक उन्होंने हिंदी वर्सेज मराठी शुरू किया है, ये बैकफायर भी इनको कर सकता है। लेकिन डेस्परेशन है बेसिकली इनको। पहले अभी सबसे पहले इन्होंने दोबारा लड़ाई शुरू कर दी है बाल ठाकरे का जो एक पॉलिटिकल लेगेसी कौन लेगा। तो इधर शिंदे हैं, उन्होंने जो जैसे असेंबली में उनका परफॉर्मेंस रहा शिवसेना का, उसके बाद से अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोनों अगर कजिन आ गए राज और उद्धव, तो ये लेगेसी को ये कहेंगे नहीं लेगेसी हमारी है, वो लड़ाई चल रही है। दूसरा, इतना डेस्परेशन है ग्राउंड पे इनको कि कुछ तो चाहिए। अब बीएमसी इलेक्शन अगर ये जीत गए तो जैसे इनकी वापसी हो जाएगी, नया एक लाइफ दे देगा। लेकिन अगर बीएमसी हारे फिर बहुत लंबा एक कठिन रोड आगे आने वाला है उद्धव ठाकरे के लिए भी। तो एक सर्वाइवल का ये टैक्टिक है अभी। और अभी फाइनल आप जानते नहीं, राज ठाकरे आप जानते हैं कि कितने बार पहले भी राज ठाकरे बीजेपी के साथ मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाते रहे हमेशा से। आपने देखा कि अभी भी असेंबली इलेक्शन में, इसके पहले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में राज ठाकरे ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा अनकंडीशनल सपोर्ट है बीजेपी को। असेंबली इलेक्शन में अलग लड़े एमएनएस, राज ठाकरे का एमएनएस जो अलग लड़े, बट उसमें भी कई असेंबली सेगमेंट में इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया हुआ के। तो उस पर अब अचानक आके उद्धव ठाकरे के साथ क्या रीयूनियन होगा दोनों ब्रदर्स का, कजिन्स का, ये देखते हैं अभी। इससे पहले कि मैं रोहन गोयल का प्रश्न लूं, हमारे पास काफ़ी सारे प्रश्न आ रखे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा संक्षिप्त में सबके जवाब दे दें। तो रोहन गोयल जानना चाहते हैं, चुनाव आयोग द्वारा जो ये वोटर रिवीजन वाला कदम चल रहा है, क्या ये एक तरह से सद्भावना से उठाया जा रहा है या पश्चिम बंगाल की जो एक मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको बढ़त देने के लिए? देखिए, इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं करूँगा बिकॉज इसी के पास राइट्स हैं करने का, तो इसी को इलीगल काम नहीं कर रही है जी। जो उनके पास पावर्स हैं उसी के अंदर कर रहे हैं। अब इस बार इन्होंने थोड़ा सा अलग किया, जिस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि पहले भी आप करते थे, पहले आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एनुमरेशन के समय ही नहीं मांगते थे, प्लस चुनाव के ठीक पहले एक्सरसाइज करना, मतलब ये कहाँ तक ये है, क्योंकि अगर जिसको आपने छोड़ दिया, जो डिसएनफ्रेंचाइज हो गए या जो इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम नहीं है, फिर आपको कंप्लेन करेंगे, उसके लिए आपने थोड़ा सा विंडो रखा है, उसके बाद फिर कोर्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मतलब इलेक्शन के ठीक पहले इतना बड़ा एक्सरसाइज करना, लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। प्लस जो सिटीजनशिप की, आपको सिटीजनशिप अभी से क्या होगा, मतलब वो एक बहुत बड़ा डिबेट उसमें चल रहा है कि आप वोटर कब होते हो, जब वोटर होते जब आप सिटीजन हो, लेकिन सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट होता क्या है? लीगली ऐसा हमारे सरकार ने कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप का दिया नहीं है, आधार नहीं है या राशन कार्ड नहीं है, सब सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं होते। तो जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका देखते हैं। तो मैं मोटिव में नहीं जाऊँगा, ये जो कहें कि क्या करना चाह रही है, बट हाँ, अगर बिहार का अगर टेस्ट ही निकल गए तो फिर बंगाल में, असम में इसका फिर मेजर इम्पैक्ट होगा और तब और बड़ा कंट्रोवर्सी होगा उस पर। जी, कार्तिक पराशर जानना चाहते हैं, इतने सारे आरोपों के बीच वाईएसआरसीपी का प्रदर्शन कैसा है? क्या वे अगले चुनाव तक टिक पाएंगे या फिर बहुत से लोग आपको लगेगा कि पार्टी छोड़ेंगे? देखिए, अभी भी लार्जली आंध्रा जो है सो टू पार्टी आप स्टेट कह सकते हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, मतलब आपको एनडीए में भी बीजेपी भी है, पवन कल्याण भी है, आपको इधर वाईएसआर कांग्रेस भी कह सकते हैं, बट लार्जली जैसे वोट अभी स्प्लिट है ना एनडीए और वाईएसआरसीपी में, कांग्रेस वहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है। तो लीडर्स जाते रहेंगे, मतलब हर एक वहाँ देखेंगे, आप तेलंगाना हो, आंध्रा में हो, जब एक बार जाते हैं तो एमएलए से लेके आपके एमपी सब जाना शुरू हो जाता है, वाईएसआरसीपी से भी निकल के उधर जा रहे हैं लोग। लेकिन जब इलेक्शन के नज़दीक आप आते हो तो चूँकि आप ही एक अलग अल्टरनेटिव हो, तो आपको राइट ऑफ नहीं किया जा सकता अभी। तो वाईएसआरसीपी बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आ रहा हो, लेकिन वाईएसआरसीपी को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि वो सब्सटेंशियल उनका वोट शेयर अभी है वहाँ पे। तो जी, अनुभव जानना चाहते हैं, कर्नाटका सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस क्यों है? कांग्रेस ये क्यों नहीं समझती? वो कह रहे हैं उनकी सरकार की वजह से लोग उन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। जब से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आई है तब से कर्नाटक में वो कहते हैं सब बंद है, कोई नया उद्योग भी नहीं आया। सही कह रहे हैं, और इस पर हम काफ़ी कुछ पहले बात करते आ रहे हैं जी। अब अभी भी देखिए, डीके शिव कुमार भी दिल्ली आए हुए थे, आज ही लोग गए हैं, जब हम बात कर रहे हैं सिद्धारमैया दोनों वापस गए हैं। अब सिद्धारमैया कहते हैं कि इस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इस पर कोई बात ही नहीं हुई थी चेंज होने की। अब हम यही देख रहे हैं कि फिलहाल ये टल गया है, लेकिन ये भी देखिए कि सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, वो राहुल गांधी से मिलना चाहे थे, राहुल गांधी ने टाइम नहीं दिया, स्नब किया है बेसिकली।
तो मामला पूरा सुलझा नहीं है, अभी भी दोनों आए, फिर अभी लौट के गए हैं, फिर वहाँ चलता रहेगा। और जब तक कि किस्सा कुर्सी का चलता रहेगा ना, तो उसमें गवर्नेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अपने पाँव पे कांग्रेस कुल्हाड़ी मार रही है, हाई कमांड कंट्रोल नहीं कर पा रही है उनको। बहुत सिंपल सा चीज़ है कि देखिए सिद्धारमैया वहाँ पॉपुलर है, ओबीसी लीडर है, अब उनको हटाएंगे, वैसे भी जेडीएस से हैं, आपके ओरिजिनल पुराने कांग्रेस ही नहीं है वो, आप हटाएंगे, पता नहीं पार्टी रहेगी, स्प्लिट होगी, क्या होगी वहाँ पे, तो सरकार रहेगी नहीं रहेगी, वो आप रिस्क ले नहीं सकते। डीके शिव कुमार वो स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, और उनके अंदर में एक्चुअली आप जीते, उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया, मतलब कई साल पहले तक। मतलब अनलाइक नॉर्मल जो कांग्रेस देखते हैं, कर्नाटक में शिव कुमार के अंदर में कांग्रेस बहुत ही स्ट्रांग रही है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मतलब कैसे फाइट बैक करना है बीजेपी से, वो भी क्लेम करते हैं। लेकिन अब जब नहीं सिद्धारमैया छोड़ रहे हैं तो क्या करोगे? तो ये टसल चलता रहेगा, और अभी आने वाले कुछ महीनों में मुझे इसका कोई सलूशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि हाई कमांड ने भी जैसे लगता है कि हाथ ऊपर कर दिए हो कि अब इनका मतलब कुछ नहीं कर सकता। हमारे एक और दर्शक स्पाइसी जलेबी वो जानना चाहते हैं कि जो स्मृति ईरानी हैं वो आजकल क्या कर रही हैं, क्या वो संगठन या पार्टी में कुछ काम कर रही हैं, या फिर वो कहते हैं उनको मार्गदर्शन मंडल का रास्ता दिखाया जा रहा है? देखिए सही है कि पार्टी में अभी थोड़ी सी साइडलाइन है, कैबिनेट से भी, यूनियन कैबिनेट से ये बाहर हो गई, चुनाव हारने के बाद उनको ऐसा पार्टी ने कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया है, और अब तो फिर वापस एक्टिंग करियर में वो देख रही हैं, वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो जिस सीरियल के थ्रू उनको स्टारडम मिला था, उसका पार्ट 2 के लिए अब तैयारी कर रही हैं। तो अगर आपको एक्टिंग के लिए इतना टाइम मिल रहा है तो आप क्लियर है कि पॉलिटिक्स में कितना आप टाइम दे रही हैं। लेकिन वो लगातार एसर्ट करती रहती है कि देखो मैं अभी भी पॉलिटिशियन फर्स्ट हूँ, एक्टिंग अभी भी सेकेंड आता है, मतलब प्रायोरिटी मेरा है पॉलिटिक्स। पार्टी मुझे जहाँ भेजती है, जैसे उनको रांची भेजा था, कुछ जगहों में पार्टी भेजती रहती है, तो उसमें वहाँ अभी भी जाती हैं, पार्टी जो भी असाइनमेंट देती है वो मेरा प्रायोरिटी है, और ये साथ साथ चलता रहेगा। और पॉलिटिक्स में अब पता नहीं, अब नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं बीजेपी के, यू नेवर नो कि फिर कैसे आपका किस्मत पलटता है पॉलिटिक्स में। इन्होंने एक और प्रश्न बोला है जिसका जवाब आप दे चुके हैं, लेकिन मैं उनका प्रश्न पढ़ देती हूँ। वो कहते हैं मेरी दादी जी का ये प्रश्न है, तो इसको ज़रूर लीजिएगा। क्या उद्धव और राज ठाकरे की एंटी हिंदी क्रूसेड का ग्राउंड में कुछ रेजोनेंस है बीएमसी इलेक्शन से पहले? तो आपने काफ़ी इस पे बात की। देखिए भीड़ भी अब देख लेंगे, भीड़ आ रही है इस इशू पे, मतलब मुंबई में, लेकिन आपकी पार्टी के आपके एक्टिविस्ट हैं तो आ ही जाएंगे। तो आप कितना भी कहते रह जाएं कि नहीं हमारा हिंदी से कोई विरोध नहीं है, हमारा हिंदी इम्पोजिशन से विरोध है और मराठी के लिए हमें कर रहे हैं, बट इसमें जितना श्रिल कैंपेन चल रहा है उसमें जो हिंदी स्पीकर्स होंगे या नॉन मराठी स्पीकर्स होंगे, जैसे गुजराती हैं, वहाँ सब्सटेंशियल वहाँ पे नंबर्स हैं उनका, फिर वो उनको आपके लिए खींचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि करके हम सारे मराठी पॉपुलेशन जो है वो हमको वोट देगी मुंबई में, लेकिन बैकफायर भी कर सकती है, बिकॉज बागी नहीं देंगे। फिर इंडियन गीक हमारे एक व्यूअर हैं जो जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड का पूरा मुद्दा है, क्या उसमें कोई दम है, कोई अंदरूनी सूत्रों से कुछ पता चला है? नहीं, फिलहाल उस पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पॉइंट है कि देखिए गवर्नमेंट भी कमिटेड है, पार्लियामेंट के अंदर में गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से पूरा चुकी है, स्टेटहुड तो मिलना है, कब देंगे अभी 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, ये हमें नहीं पता। जब भी सेंटर को लगेगा कि इसको देने में अब कोई इशू नहीं है, और अभी डायरेक्ट ये रखना भी चाहेंगे बिकॉज जो सिचुएशन है सिक्योरिटी का अभी पाकिस्तान से जो हुआ है, तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को डायरेक्ट सब कुछ ये अपने कंट्रोल में रखना सेंटर चाहेंगे। पॉलिटिकल डिसीजन भी है, आप वहाँ पे दूसरी सरकार है, आपके नेशनल कांग्रेस की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, अब उसको स्टेटहुड देख के आप कितना एम्पावर करना चाहेंगे, तो एक पॉलिटिकल डिसीजन भी है। तो अभी का पूछ रहे हैं तो अभी ऐसा कुछ हमने नहीं सुना, कुछ उस पर कोई मूवमेंट नहीं है। हाँ, लगातार उमर अब्दुल्ला इस पर डिमांड करते जा रहे हैं, लेकिन सेंटर की तरफ से कोई मूव नहीं है। जी, आज का आखिरी प्रश्न रवि का है, वो जानना चाहते हैं मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल में विदेश नीति और व्यापार समझौते पर जोर दे रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते से मोदी सरकार पर क्या घरेलू प्रभाव पड़ेगा? डिपेंड करता है। देखिए मेजर जो भी फंसा हुआ है, अभी अपने 1-2 दिन में हमारे ऑफिशियल्स फिर से वहाँ दोबारा सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए यूएस जा रहे हैं। पर सेकेंड राउंड नहीं कहूँगा, मतलब कई राउंड्स चल गए हैं, लेकिन अब नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स के लिए, बिकॉज 1 अगस्त तक जो है सो डोनाल्ड ट्रंप का कहा हुआ है कि हम 1 अगस्त से फिर से शुरू हो जाएगा, उसके पहले इनको एक डील करना है। बहुत सारे मुद्दों पे जो हमें कहा जाएगा सहमति हो गई है। वो जो मामला फंस रहा है वो है कि जो एग्रीकल्चर को ओपन करने की बात का डिमांड जो है उसमें डेयरी जो है, डेयरी प्लस एग्रीकल्चर, अब उसमें स्वदेशी जागरण मंच से लेके भारतीय किसान संघ से लेके, मतलब संघ परिवार के अंदर में उसका पूरा अपोजिशन है।
और आपने देखा होगा इस सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड, जब भी किसानों की बात आती है बियॉन्ड ए पॉइंट जाके फिर वो बैक ऑफ कर जाते हैं। अब याद कीजिए जब लैंड एक्विजिशन का इन्होंने अमेंडमेंट लाया था, थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ, बैक ऑफ कर गए। फिर आपने देखा फार्म लॉज में बैक ऑफ कर गए। अब इस पे अगर इनके अपने लोग भी आ गए बाहर कि अगर ज़्यादा कंसेशन दिया और एग्रीकल्चर सेक्टर खोला, मतलब खोला इन द सेंस कि आपके अमेरिकन आपके यहाँ पे गुड्स आने लगे ओपन उसमें, तो फिर यहाँ पे अपोजिशन ऐसे प्रोजेक्ट करेगी कि देखो हमारे किसानों का ये कर दिया, अहित कर दिया, और हमारे किसानों का मतलब सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहाँ वाला हम यहाँ बेच रहे हैं, हमारे लोगों का क्या होगा। मतलब अपोजिशन इसको बिल्डअप कर सकती है। और ऊपर से अगर संघ के भी जो धड़े हैं, अगर उसमें किसान संघ हो या फिर स्वदेशी जागरण मंच हो, ये भी उसमें कूद पड़े तो काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाएगा। लेकिन नेगोशिएशन चल रहा है, बिकॉज देखिए वो जो नेगोशिएशन में होगा इन्हें भी कुछ दिखाना पड़ेगा कि हमें क्या क्या मिला है। और जैसे इंडिया को जैसे देखिए किस किस सेक्टर में हो सकता है, आपके लेदर में हो गया, टेक्सटाइल्स में हो गए, अगर हमारे लिए भी वहाँ का मार्केट खुल रहा है आपके प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो आप जब इस तरह का नेगोशिएशन हो, इस तरह का एग्रीमेंट हो जिसमें कि आप दिखा सके कि हमें भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, हमारे इतने ये एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और उनका बदले में कुछ हुआएगा, तो वो बैलेंस अगर आप ठीक से दिखा पाएँ तो शायद चल जाए। लेकिन जहाँ तक एग्रीकल्चर डेयरी और का इशू आता है वो थोड़ा सा पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव हो जाता है और इसीलिए अब तक एग्रीमेंट हो नहीं रहा है। तो देखिए फिर से नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स क्या निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। हम हाजिर होंगे अगले सप्ताह एक नए एपिसोड के साथ।